मेरी शाली जवान, खूबसूरत और विधवा थी। मैंने उसे अपनी पत्नी की देखभाल के लिए बुलाया था। लेकिन जब मेरी पत्नी की डिलीवरी के लिए अस्पताल में एडमिट हुई, तो उस रात घर पर मुझे अकेला देखकर मेरे सामने साड़ी का पल्लू हटाकर खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे अपना बना लो। और फिर वह मेरे साथ ऐसी हरकत करने लगी कि मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। लेकिन फिर उसके बाद आज मेरे जीवन में बहुत ही बड़ी खुशियां आई थी और मैं बहुत ही खुश था। आज मेरा पूरा परिवार कंप्लीट हो चुका था। अभी तक परिवार के नाम पर सिर्फ मैं और मेरी पत्नी सौम्या ही थी। और अब जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरा अब कोई अपना इस दुनिया में आएगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो अभी तक बस मेरी पत्नी ही मेरा सहारा थी। पर कुछ दिनों से मेरी पत्नी बीमार रहने लगी थी और मुझ पर गुस्सा भी करने लगी थी। मुझे उसकी हालत पता था। इस समय औरत थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं क्या करूं। मुझे काम पर भी जाना पड़ता था और उस वक्त मेरी पत्नी घर पर अकेली रहती थी और मैं बस काम करने के दौरान यही सोचता रहता था, कहीं मेरी पत्नी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। एक दिन शाम को जब मैं काम पर से लौटा, मेरी पत्नी पेट पकड़कर रो रही थी और मुझसे कह रही थी, जब आप घर पर नहीं रहते हो मुझे बहुत ही डर लगता है, कहीं मुझे और मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। सारा दिन मैं घर पर अकेले ही रहती हूँ और अब मुझसे घर का काम भी नहीं होता है। आप एक काम कीजिए, मेरी सौतेली बहन जो कि विधवा है, उसे यहाँ पर बुला लीजिए। वो घर का सारा काम संभाल लेगी और मुझे भी आराम मिल जाएगा। मैंने कहा, तुम्हारी जो मर्जी, तुम चाहो तो उसे बुला लो, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी और अपने बच्चे की बहुत ही फिक्र रहती है और मैं ध्यान लगाकर काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने उससे कहा, लेकिन हमारे घर में तो एक समस्या बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि हम लोगों के घर में बस एक ही बेडरूम है जिसमें कि हम दोनों रहते हैं। अगर तुम्हारी बहन यहाँ पर आएगी, फिर वो कहाँ पर सोएगी। मेरी पत्नी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन दिन पर दिन उसकी तबीयत खराब ही रहने लगी थी और फिर एक दिन उसने अपनी बहन को बुला ही लिया। मेरी पत्नी की बहन 22 साल की विधवा औरत थी। मुझे उसके अतीत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और ना ही मैंने कभी भी जानने की कोशिश की थी उसके पति के साथ क्या हुआ, वह इतनी कम उम्र में विधवा कैसी हो गई। मैं जब भी अपनी पत्नी सोम्या के इस बारे में पूछता, वह कहती, मुझे भी इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही छोटी थी। और फिर कुछ बहाना बनाकर वह टाल देती थी। सोम्या की बहन का नाम राधा था, जो कि सौम्या की सौतेली बहन थी। उसके जन्म होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और फिर राधा के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। मैं राधा को लेने बस स्टैंड चला गया और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर घर ले आया। मुझे उसे बाइक पर बैठाने में थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर ऑटो का किराया मैं अलग से खर्च होता और अभी मैं फिजूल खर्च करना नहीं चाहता था, इसलिए उसे बाइक पर लेकर चला आया। मैं जब उसे बस स्टैंड लेने पहुंचा था, तो मैंने देखा राधा एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा बहुत ही मासूम लग रहा था और उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो उसने नाम में सर हिला दिया और मुझे कुछ नहीं कहा। और फिर मैं उसे लेकर घर पर चला आया। घर आते ही राधा ने मुझे घर को संभाल लिया था। खाना बनाने से लेकर बाकी सारा काम भी उसने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लिया था। अब मुझे सोम्या की कोई भी चिंता नहीं रहती थी और मैं बेफिक्र होकर अपना काम पर भी जाता था। उसके आने से मैं निश्चिंत हो गया था। बस एक ही दिक्कत थी हमारे पास, सोने के लिए एक ही बेडरूम था और बाहर वाला कमरा भी काफी छोटा था, जहाँ पर घर का सारा सामान भरा रहता था। राधा के सोने के लिए कोई एक्स्ट्रा जगह ही नहीं था, जिस कारण से मेरी पत्नी उसे हमारे बेडरूम में ही सुला दिया करती थी और अब एक ही बेड पर मैं, राधा और सोम्या सोया करते थे। लेकिन जब भी मैं राधा को देखता था, मुझे एक अजीब सा एहसास होता था, इतनी कम उम्र में वो कैसे विधवा हो गई। मैं सोचने लगता था कि न जाने भगवान ने किसके नसीब में क्या लिखा है। अभी तो बेचारी ने जवानी में कदम ही रखा था और उसे यह दिन देखना पड़ा। मेरा नाम मोहन है। कुछ साल पहले मैं एक पहाड़ी जंगल के सामने बसे एक गांव में गया था। वहां मुझे गांव में एक स्कूल बनाने का टेंडर मिला था और वहां के मुखिया ने मुझे अपने घर पे ठहराया था। मैं अपना काम मन लगाकर करता था,
लेकिन गांव की मुखिया की बेटी सोम्या बहुत ही खूबसूरत थी और हमेशा मेरे पास किसी न किसी काम के बहाने आती रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी सोम्या अच्छी लगने लगी और मैं उसे पसंद करने लगा। आखिरकार मैंने उसके पापा से सोम्या का हाथ मांगा और उसे शादी करके अपने घर ले आया। यहाँ आने के बाद मैंने अपनी जिगरी दोस्त सुमित को घर पर दावत के लिए बुलाया था और जब वह घर पर आया तो मेरी पत्नी ने हम दोनों के लिए खाना बनाया और फिर जैसे ही सुमित की नजर सोम्या पर पड़ी वह उसे आंख फाड़ कर देखने लगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर सुमित मेरी पत्नी को इस तरह से क्यों देख रहा है, क्योंकि वह बहुत ही अजीब निगाहों से सोम्या को देख रहा था। और फिर जैसे ही सोम्या रूम में गई तो सुमित ने मुझसे कहा, तूने इस लड़की से शादी कर ली। उस वक्त मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया था। आखिर मेरे दोस्त ने ऐसी बातें क्यों कही, लेकिन उसके बाद कभी भी सुमित ने मेरी पत्नी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन आज राधा के इस रूप को देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था और उसके लिए मेरे मन में एक अलग ही एहसास जाग उठा था और मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मुझे क्या हो रहा है। शुरू शुरू के कुछ दिन तो ठीक से कटे, लेकिन बाद में मुझे बहुत ही अजीब लगता था कि जब राधा हमारे कमरे में सोती थी और मेरी पत्नी सोम्या उसके सामने ही दिखा दिखा कर मुझसे प्यार करती थी। मैं उसे इशारा से मना भी करता था लेकिन वह मेरी एक बात नहीं सुनती थी और अब मुझे सोम्या को देखकर यह लगता था कि वह मुझे बस किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर रही है। वह मुझसे प्यार कम और राधा को जलाने की ज्यादा कोशिश कर रही है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है सोम्या को इस तरह मुझे प्यार करने में ज्यादा जोश मिल रहा है और फिर मैं भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगा और अब मुझे भी इस काम में मजा आने लगा था। राधा चुपचाप मुझे और सोम्या को देखते रहती थी। जब मैं और सोम्या एक दूसरे के बाहों में होते थे मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी नजर आती थी और एक जलन भी। मेरी पत्नी तो उसे जलाने के लिए बस यह सब काम करती थी, लेकिन मैं किस लिए ये सब करता था मुझे समझ में नहीं आता था। कहीं यह सब कुछ मैं राधा को पाने के लिए तो नहीं करता था ताकि यह सब देखकर वो मुझे चाहने लगे। आखिर राधा की आंखों में ऐसा क्या राज छुपा था। मैं उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहा था। वह मेरी तरफ ऐसे घूर कर देखती थी जैसे वह मुझे पसंद करती हो। आखिर थी तो वह एक जवान खूबसूरत विधवा, उसके अंदर भी तो अकेलापन होगा। जब भी मैं उसे देखता था तो मेरा मन करता था कि मैं उसका अकेलापन दूर कर दूं, लेकिन मेरी पत्नी कभी भी मुझे उसके साथ अकेला नहीं छोड़ती थी। अगर मैं राधा से बात करने भी चाहता तो बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। शायद उसे यह डर था कि कहीं मैं राधा के करीब न चला जाऊं। एक दिन सुबह ही सोम्या की तबीयत ठीक नहीं थी और वह सो रही थी। मैंने देखा कि बिस्तर खाली है। मुझे लगा शायद राधा किचन में काम कर रही होगी, लेकिन वह वहां पर भी नहीं थी। और फिर मैं बाथरूम चला गया। मुझे लगा शायद सोम्या अंदर होगी। मैंने उसे आवाज दिया लेकिन वह कुछ ना बोली और जैसे ही मैंने बाथरूम के दरवाजा को खोला तो देखा वह अंदर बिन कपड़ों में नहा रही थी और उसने अपने बदन पर सिर्फ एक टॉवेल लपेट रखा था और बाकी का उसका जिस्म संगमरमर के जैसे चमक रहा था। मैं तो कुछ देर उसे बस एकटक निहारता रहा, लेकिन फिर कुछ मिनट बाद मैं हड़बड़ाकर बाहर चला आया। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी, जैसे कि मानो मेरी सांसें रुक जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। न जाने क्यों उसने बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था और मेरी आवाज देने पर भी उसने कोई आवाज नहीं दिया था। और अब मैं उस घर में ज्यादा देर रुक ना सका और फिर इसी तरह से अपने काम पर चला गया। मैं जहाँ पर भी काम कर रहा था वहां पर एक मंदिर का काम चल रहा था कि अचानक से कुछ देर बाद मुझे वहां पर राधा नजर आई। वह एक साधु से बातें कर रही थी और रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने चुपके से उसका पीछा किया। साधु बाबा उसे कमरे में लेकर चले गए और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जब राधा बाहर निकली तो अपनी साड़ू का पल्लू ठीक कर रही थी। वो जल्दी से वहां से निकल गई। आखिर वह साधु बाबा के साथ उस कमरे में क्या कर रही थी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। लेकिन अब वह रोज इस मंदिर में आने लगी थी और साधु बाबा से मिलने लगी थी। वह जब आती तो साधु बाबा उसे अपने कमरे के अंदर लेकर चले जाते और फिर वह काफी घबराई सी पसीने में भीगी हुई कमरे से बाहर निकलकर हमारे घर पर वापस चली आती। एक दिन तो मैंने देखा उस कमरे में एक नहीं काफी सारे साधु अंदर गए और उसने राधा कमरे से 4 घंटे बाद निकली, वह भी घबराए हुए, पसीने से भीगी हुई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि राधा के इन लोगों के साथ क्या करती है। मेरी पत्नी सोम्या गर्भवती थी, लेकिन मेरा ध्यान
उस और न जाकर आजकल राधा की तरफ जाता था, क्योंकि उसकी हरकतें मेरी समझ से बाहर थी। एक दिन जब मैं कुछ काम में फंसा हुआ था, सोम्या अकेले ही डॉक्टर के पास चली गई और जब मैं घर वापस आया तो देखा कि सोम्या घर पर नहीं है। तब मैंने उसे कॉल लगाया तो उसने कहा काफी टाइम लगेगा, बहुत भीड़ है। जब उसने मुझसे पूछा आप कहाँ हो तो मैंने झूठ कह दिया कि मैं अभी भी काम पर हूँ। मुझे डर था अगर उसे पता लगेगा कि मैं राधा के साथ हूँ तो मुझ पर शक करेगी। राधा ने हम दोनों की बातें सुन ली थी। वो मेरे लिए चाय लेकर आई। आज घर में कोई ना होने के कारण मैं बस राधा को ही देखे जा रहा था। और फिर जैसे ही राधा मेरे लिए चाय लेकर आई, उसने चाय देते वक्त अपनी साड़ी का पल्लू नीचे जानबूझकर गिरा दिया और फिर मेरे सामने वह नजारा था जिसे देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और मेरे अंदर घबराहट शुरू हो गई और मैं बिल्कुल पसीने से भीग गया। आखिर मेरे साथ राधा ऐसे क्यों कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और अब मैं भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब वह मुझसे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां देने वाली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि राधा के अंदर कोई जादू शक्ति थी, इसके कारण मैं उसकी तरफ ना चाहते हुए भी आकर्षित होते जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे अपने साथ बैठाकर चाय पीने के लिए कहा। वह बैठ गई और बहुत ही प्यारी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैं उसकी आंखों में खो गया था। अचानक उसने मेरे हाथों पर अपना हाथ रख दिया और मेरे अंदर एक आग लग गई और मैं वहीं पर जम सा गया और फिर मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया, जहां पर मैं और राधा एक दूसरे से बहुत ही प्यार कर रहे थे। और इससे पहले कि मैं होश में आता, मेरी पत्नी घर आ गई और उसने मुझे और राधा को एक साथ देख लिया। वो काफी गुस्से के साथ अपने कमरे में चली गई और मैं घबराया हुआ उसके पीछे पीछे बेडरूम में पहुंचा तो मुझ पर बरस पड़ी और बोली, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आप काम पर हैं जबकि आप घर पर हैं। मैंने कहा मैं तो अभी आया हूँ और चाय पी रहा हूँ। उसने कहा मेरी बहन के साथ हाथों में हाथ डालकर कौन सा चाय पी रहे थे? यह मैंने देख लिया है। फिर मैंने कहा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मैं तुम्हारे लिए परेशान थो। तो वह यही कह रही थी कि परेशान मत हो जीजा जी, वह अभी आ जाएगी। पर न जाने क्यों आज मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। मैंने कहा तुम इतना गुस्सा मत करो, हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है। जब रात हुआ तो हम तीनों बेड पर सो गए और सोम्या आज राधा को दिखा दिखा कर फिर से मेरे साथ प्यार करने लगी। वह मुझसे प्यार कम अपनी बहन को जला जला रही थी। सादा सौम्या की ही नहीं, इन्हीं हरकतों से मैं उससे दूर होते जा रहा था, क्योंकि प्यार कोई दिखावा नहीं होता है। और फिर आखिरकार वह दिन आ गया। बच्चों की डिलीवरी के लिए सौम्या को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और डॉक्टर ने मुझे कहा कि रात में यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता है और अभी बच्चा होने में एक दिन का समय है, आप घर वापस चले जाइए। मैं और राधा सौम्या को एडमिट करके घर वापस चले आए। आज रात मैं और राधा दो लोग ही उस बेड पर सोने वाले थे। आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं था और जैसे ही रात के समय मैं कमरे में आया तो मैंने देखा कि राधा बेड पर करवटें बदल रही थी। मैंने चुपचाप से कमरे की लाइट बुझा दी और बेड लाइट को जला दिया और जैसे ही मैं बेड पर सोने के लिए आया, अचानक से कुछ ही देर बाद राधा बेड पर उठकर बैठ गई और उस बेड लाइट से जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं उस रोशनी में कोई अप्सरा सी लग रही थी और उसकी खूबसूरती तो इतनी कमाल लग रही थी कि मैं बस उसे ही देखे जा रहा था। लेकिन उसकी आंखों में मुझे फिर वही अकेलापन दिखा। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और उसकी उस मुस्कुराहट के कारण उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। और फिर उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मेरी तो चीख ही निकाल दी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी विधवा साली ऐसा भी कुछ कर सकती है। वह मेरे करीब आ गई और अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और आज जब मैंने उसका शरीर देखा तो उसमें ऐसे कुछ निशान बने हुए थे जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मुझे चक्कर आने लगा और ऐसा लगने लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। और फिर वह मेरे करीब आकर मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और मेरे अंदर एक अजीब सा करंट दौड़ने लगा और मेरा हाथ पैर ठंडा होने लगा। मैं बिल्कुल ही कांपने लगा और अब मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। उसके स्पर्श से मैं मदहोश हो रहा था। लेकिन अचानक ही मुझे कुछ याद आने लगा और मेरे दिमाग में कोई तस्वीर घूमने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अब मेरे मुंह से निकला,
राधा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर राधा ने मुझे कहा, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, पहचानता हूँ। अब उसने कहा, आप मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर तो मैं बिल्कुल चौंक गया। आखिर इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, जबकि यह जानती है कि मैं सौम्या का पति हूँ। लेकिन उसके बाद वह मेरे करीब आती गई और अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उस रात मैंने सारी हदें पार कर दी और आज मुझे वह सुख मिला जो कभी सौम्या के साथ नहीं मिला था। उसने कहा, आपको कुछ भी याद नहीं आया? मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। उसके बाद राधा ने जो कुछ कहा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था जो वह मुझे याद दिलाना चाहती थी। हाँ, उसके करीब आने से मुझे अलग सा एहसास जरूर होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूँ। तभी मुझे मेरी दोस्त सुमित की याद आई। मैं ड्राइंग रूम में आकर सुमित को कॉल किया और कहा कि तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बात आ गई है। सुमित ने कहा, इतनी रात को क्या हो गया? मैंने कहा, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, लेकिन मुझे तुमसे किसी और विषय में बात करनी है। वह बोला, ठीक है दोस्त, अभी आ जाता हूँ। और फिर मुझे सुमित ने सौम्या के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने अपने मोबाइल से एक तस्वीर निकालकर मुझे दिखाने लगा। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तस्वीर मेरी और राधा की शादी की थी। फिर उसने कहा, राधा तेरी पत्नी थी, पर एक दिन अचानक ही तुझे बुखार आया और तू चीखने चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। और फिर जब दूसरे दिन तुम्हें होश आया तब तुम अपनी पत्नी राधा को भूल चुका था। और फिर तो यहाँ पर जब आया तो बिल्कुल अकेले ही आया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब तूने फिर से मुझे अपने घर पर बुलाया तो तुम्हारी पत्नी की जगह पर राधा को न देखकर जब मैंने सौम्या को देखा तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तूने राधा की छोटी बहन सोम्या से शादी कर ली थी। मैं बिल्कुल ही चौंक गया। उस वक्त मैंने तुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि किसी वजह से तेरी याददाश्त चली गई थी और मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। सोम्या भी वहीं पर खड़ी थी, जिस वजह से मुझे हिम्मत नहीं हुई मैं तुझे कुछ बताऊं, क्योंकि बताने का फायदा भी नहीं होता और तू मेरी बातों पे विश्वास नहीं करता। तभी अचानक हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। डॉक्टर की आवाज में परेशानी झलक रही थी। मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने देखा कि सारे डॉक्टर बहुत ही परेशान लग रहे थे। फिर उन्हें डॉक्टर में से एक ने मुझे बताया कि आपकी वाइफ ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है और उस बच्चे का शरीर बिल्कुल काला पड़ चुका था। हमने ऐसा केस कभी नहीं देखा है मेडिकल हिस्ट्री में। जब हमने उसका टेस्ट किया था तो बच्चा बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन जब बच्चा ने जन्म लिया तो ऐसा लगा कि सालों से मुर्दा ही है। उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई देती थी, लेकिन जब वह जन्म लिया तो ऐसा लगा कि जाने कब से मरा हुआ है। आज न जाने मेरे साथ ये सब क्या कुछ हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने राधा को कॉल करके सारी बातें बताई तो वह भी हॉस्पिटल आ गई और अब उसने सब संभाल लिया था। जब सौम्या ठीक हुई तो हम उसे लेकर घर आ गए। मैंने सौम्या को अपने और राधा की शादी की तस्वीर दिखाई और पूछा, यह सब क्या है? और अब मैं उस पर गुस्सा करने लगा। तब उसने मुझे जो सच्चाई बताई उसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। वह कहने लगी, यह सब मेरे पूरे कर्मों का नतीजा है। मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। तांत्रिक ने मुझे कहा था, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो एक ना दिन एक आपके साथ भी बुरा होगी। काली शक्तियां एक दिन तुम्हारा भी नुकसान करेगी। और फिर जाकर सौम्या फुट फुट कर रोने लगी। राधा ने उस रात मुझे जो बातें कही थी वह सब सच था। उसने मुझसे कहा था कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ, लेकिन जब आपकी याददाश्त चली गई तो सौम्या ने आपका फायदा उठाया और आपको मुझसे छीन लिया। मैं एक तांत्रिक के पास गई थी और तांत्रिक ने मुझे कहा, आपके पति पे किसी ने जादू टोटका किया है, इसलिए वह आपको भूल गए हैं और सौम्या के प्यार में फंस गए हैं। मेरी बहन ने मुझे विधवा की साड़ी पहनने पे मजबूर कर दिया था, जबकि आप जिंदा मौजूद हैं। जब मैं यहाँ पर आई तब मैं आपको और सौम्या को एक साथ देखती थी तो मेरा दिल बार बार टूटता जाता था और मेरी आत्मा रोने लगती थी। जब सौम्या आपको मेरे सामने प्यार करती थी तो मैं कैसे अपने आप को उस समय संभाला था यह मैं ही जानती हूँ। अब मैं हर हाल में आपको वापस पाना चाहती थी। इसी वजह से मैं मंदिर में जाकर साधुओं से मिली थी। उन्होंने मुझे कुछ उपाय करने को बताया था। साधु रोज मेरे साथ अग्नि के सामने कुछ मंत्र पढ़ते थे।
जिससे कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। अब मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं सोम्या की तरफ देखा। वो बोली, मैं बचपन से ही राधा से चलती थी। जब उसने आपसे शादी कर ली तो मैं हर हाल में आपसे शादी करना चाहती थी। मैंने राधा को कहा कि तुम अपने पति को छोड़ दो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसने मेरी बात न मानी। आखिरकार आपको हासिल करने के लिए मैं गलत रास्ते पे चल पड़ी। ऐसा नहीं था कि मैं आपसे प्यार करती थी, बस मैं राधा को तकलीफ में देखना चाहती थी। यह सब सुनने के बाद आज मैंने फैसला कर लिया था, अब मुझे क्या करना है। मैं ऐसी औरत के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। मैं सोम्या को उसके गांव भेज दिया और उससे कहा, तुम किसी और से शादी करके अपनी जिंदगी बिताना, क्योंकि राधा मेरी पहली पत्नी है तो कानूनन वही मेरी पत्नी है। तुम्हारा मेरे जीवन में अब कोई अस्तित्व नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा और अपने गांव वापस चली गई। अब मैं राधा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मुझे अपना अतीत तो याद नहीं आया, लेकिन मैंने और राधा ने मिलकर अपने जीवन को खुशियों से भर दिया और अब मैं बहुत ही खुश था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।